अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 50 डिस्कस करना है। दैट इज अबाउट हेपाटाइटिस। ठीक है, तो जो लफ्ज हेपाटाइटिस है इसको अगर हम देखते हैं तो ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपके पास हेपाट और दूसरा है आइटिस। ठीक है, तो जहां पे भी हेपाट लफ्ज यूज होगा उसका मतलब है लीवर और आइटिस। ठीक है, डिजीजेस मुख्तलिफ किस्म की हैं जिनके लास्ट पे आइटिस का वर्ड आता है, तो जहां पे भी आइटिस का वर्ड आएगा हम बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब कि कोई चीज डैमेज होती है, हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या होता है, वहां पे पीप बनना शुरू हो जाती है, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाएगा और साथ में क्या होगा कि वो थोड़ी सी जगह स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी। ठीक है, उसको ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इसको कहा जाता है आइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूज जाना। हेपाट का मतलब है लीवर और आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। मतलब कि लीवर की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं हेपाटाइटिस। अगर आप इसको इसकी डेफिनेशन देखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपाटाइटिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी काजेज देखते हैं, हेपाटाइटिस की काजेज क्या होती हैं, तो सबसे पहले कोई भी वायरस हो सकता है। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो भी हेपाटाइटिस काज कर सकता है, और साथ में अगर कोई भी आपके पास ड्रग्स हैं, ठीक है, मेडिसिन हैं, तो वो भी अगर बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो भी हेपाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर काज कर सकती हैं। तो इसके साथ ही हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, मतलब कि इसकी अलामात कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास आ गया जॉन्डिस। जॉन्डिस की बीमारी होती है, आपको पता है यरकान जैसे कहा जाता है, जो स्किन है और स्पेशली आपकी आईज हैं ये पीली हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है लीवर इनलार्जमेंट, जो लीवर है ये थोड़ा सा बड़ा इनलार्जमेंट हो जाता है, फूल जाता है। देन आ जाता है फटीग, जो थकावट है, या एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन बोलते हैं पेट को, तो जो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, देन हम इसकी जब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो तकरीबन इसकी 6-7 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो टाइप आती है वो आपके पास है हेपाटाइटिस ए। ठीक है, जो फर्स्ट वन हमने स्टडी की थी वो कौन सी टाइप थी, हेपाटाइटिस ए। इसको इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस बी कहा जाता है। इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप थी जिसको हमने डिस्कवर किया कि ये किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल या किसी वायरस की वजह से हो रही है। ठीक है, बाकी हमने हैं बाकी भी इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस उसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट वन थी, इसलिए हमने कहा कि ये किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल की वजह से हो रही है, तो इसका नाम क्या रखा, इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस। ठीक है, और ये आरएनए जो इसका न्यूक्लिक एसिड है उसमें आरएनए मौजूद होता है, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं ये। ठीक है, अगर हम देखें तो ये ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फीसिस। इससे मुराद ये है कि अगर एक बंदे को हेपाटाइटिस ए की बीमारी है, ठीक है, तो जो उसकी फीसिस हैं, जो उसके फुजलात हैं, वो हम एनवायरनमेंट में ऐसे फेंक देते हैं, तो जो हमारे हाउस फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, अगर उसके ऊपर बैठती हैं, दोबारा वो आके फूड के ऊपर बैठती हैं, तो जो बंदा वो फूड इंजेस्ट करेगा, वायरस वो वाला वहां से फीसिस से फूड के अंदर आ जाएगा थ्रू द हाउस फ्लाई। ठीक है, तो इस वजह से ये फीकल कांटेक्ट से हमें बचना चाहिए, जो फुजलात हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जिसमें हेपाटाइटिस ए की बीमारी है। ठीक है, देन हम कहते हैं कि इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसकी जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास आ जाती है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी, इसको सीरम हेपाटाइटिस का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपाटाइटिस। हम इसको सीरम हेपाटाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इस हेपाटाइटिस को कहां पे देखा, सीरम के अंदर। अब सीरम क्या होता है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये आपके पास अगर हम ब्लड की बात करते हैं, एक तो इसके हो गए ब्लड सेल्स, दूसरा आ जाता है प्लाज्मा। ये दो पार्ट होते हैं ना ब्लड के, एक ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, और दूसरा इसका है प्लाज्मा। अगर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो ब्लड को क्लॉट करता है, अगर प्लाज्मा में से हम उसको निकाल दें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, तो जो बाकी जो फ्लूइड बचता है उसको नाम दिया जाता है सीरम का। ठीक है, ब्लड के ये दो वाले पार्ट्स हैं, अगर प्लाज्मा में से हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो हमारे पास जो फ्लूइड बचता है उसका नाम देते हैं सीरम का। और सबसे पहले हमने इस हेपाटाइटिस को सीरम के अंदर देखा, तो हम इसको कहते हैं सीरम हेपाटाइटिस।
और ये जो हेपाटाइटिस है ये कॉमन है डिफरेंट कंट्रीज जैसे चाइना के अंदर, फिलीपीन, अफ्रीका, एशियाई कंट्रीज के अंदर ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इसके जो ट्रांसमिशन है ये एक बंदे से दूसरे में कैसे मुंतकिल हो रहा है, तो हम देखें बुक से थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसको। कहता है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, अगर एक मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो अगर उसमें ये हेपेटाइटिस बी है तो वो बच्चे के अंदर जा सकता है, ठीक है। अगर दूसरा वो कहता है मिल्क के जरिए बच्चे को दूध पिला रही है, सलाइवा, ठीक है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं अगर ये एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल हो रहे हैं तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें हेपेटाइटिस बी है, सीरम हेपेटाइटिस मौजूद है, तो वो दूसरे जानदार या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जा सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं तो फर्स्ट वन वही सिम्टम आ जाता है जॉन्डिस का, जिसे यरकान कहा जाता है, जो स्किन पीली हो जाती है, स्पेशली आईज आपकी येलो कलर की हो जाती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगती बंदे को, तो ये इसके सिम्टम्स आपने देख लेने। तो इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, जो HBV। उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो जो इसका वायरस है वो RNA है, उसमें उसके न्यूक्लिक एसिड में RNA मौजूद होता है और वो इनवेलप्ड वायरस है। इनवेलप्ड वायरस वो होता है जिसके गिर्द उसका होस्ट अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक कवरिंग बनाता है, उसको हमने क्या कहा था, इनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। और हम सबसे पहले तो हम हेपेटाइटिस A की बात करते हैं, फिर B की बात करते हैं। जब तीसरा ये डिस्कवर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये नॉन A नॉन B वायरस है, ठीक है, नॉन A नॉन B हेपेटाइटिस है। लेटर ऑन इसको हेपेटाइटिस C का नाम दे दिया गया, ठीक है। पहले उन्होंने कहा नॉन A नॉन B, फिर उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस C, ठीक है। अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कम डेंजरस होता है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B से, ठीक है। और ये क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक को ये हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक होती है एक्यूट और साथ में दूसरी होती है क्रोनिक। अब जो एक्यूट होती है ये ऐसी इसके लिए हम यूज करते हैं जो थोड़ा सा अपना एक्शन जल्दी दिखा देती है। मतलब कि अगर एक्यूट वो होगी जो शॉर्ट टर्म होगी, अगर किसी बंदे को होगी है, ठीक है, मतलब ये हम देखते हैं ड्यूरेशन की बेस पे। एक्यूट वो होगी अगर मरीज को ये वाली प्रॉब्लम है तो या तो वो जल्दी से दियाब हो जाएगा या डाई हो जाएगा। लेकिन जो क्रोनिक है ये है कि वो दीमक की तरह काम करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो अपना काम करती रहती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसके लिए वैक्सीन भी मौजूद हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये बेशक लेस डेंजरस है, ठीक है, लेकिन जब ये एक लिमिट से आगे चली जाएगी तो वो जो आपका लीवर है उसको ये डैमेज कर देगी, ठीक है, और ऑर्गन पूरा लीवर जो आपका ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। जो चौथी आपके पास टाइप है वो है डी हेपेटाइटिस, जिसको डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ई हेपेटाइटिस, ठीक है। तो जो ई हेपेटाइटिस है ये भी जैसे हमने कहा था कि हेपेटाइटिस ए, ठीक है, वो किस तरह ट्रांसमिट हो रहा था, वो फीसिस के जरिए ट्रांसमिट हो रहा था। तो इसकी भी जो ट्रांसमिशन है ई हेपेटाइटिस की, उसको हम कहते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। कौन सी कहते हैं? ओरोफिकल ट्रांसमिशन। ओरल कैविटी से ओरल जो ओरो वर्ड निकला हुआ है ये है, फीकल आपको पता है फीसिस से और ट्रांसमिशन, मतलब कि अगर एक ऐसा बंदा, ठीक है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई मौजूद है, ठीक है, उनके अंदर अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, जो उनकी फीसिस हैं, जो उनके फुजलात हैं, अगर हम उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करते ऐसे इन्वायरमेंट में, उसके ऊपर जाके मक्खियां बैठती हैं। वो मक्खियां जब दोबारा खुराक पे आगे बैठती हैं तो जो भी उस खुराक को इंजेस्ट करेगा वो वायरस उस बंदे के अंदर चला जाएगा। तो इस ट्रांसमिशन को जो फीसिस के जरिए होती है इसको ओरोफिकल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। ओरोफिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एफ हेपेटाइटिस और जी हेपेटाइटिस। ये थोड़ी सी अनआइडेंटिफाइड हैं, इनके ऊपर रिसर्च जारी है। इसको हमने खास इस तरह आइडेंटिफिकेशन नहीं की कि इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स थे वो कौन से हैं, ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है। इसके लिए हमने वैक्सीन बनाई है, यानी जो आपके पास हेपेटाइटिस ए और बी हैं,
ठीक है। HAV और HBV कॉजिंग एजेंट्स हैं इनके, उनके लिए वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। HCV के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन हेपाटाइटिस। तो आपने सबसे पहले उसके लिखने हैं व्हाट इज हेपाटाइटिस। हेपाट का मतलब लीवर हो गया और आइटिस का मतलब है जो इन्फ्लेमेशन है। जैसे हम अर्थराइटिस देखें, ठीक है, गैस्ट्राइटिस एक बीमारी होती है जिसमें जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है या स्टमक है वो थोड़ा सा इन्फ्लेम हो जाता है। अर्थराइटिस, आर्थरो बोलते हैं जोड़ों को, तो वो आपके जो जोड़ इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, हमने उसको नाम दिया था अर्थराइटिस का। तो इस तरह जो लीवर की इन्फ्लेमेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, हेपाटाइटिस का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखने इसके कॉजिंग एजेंट्स या ये कॉज कैसे हो रहा है, देन इसके सिम्टम्स। फिर उसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स। हेपाटाइटिस ए वो कैसे कॉज हो रही है, उसका कॉजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। सेकंड में आप लिखेंगे उसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, और फिर हमारे पास उसकी वैक्सीन मौजूद है या नहीं। सेम लाइक आपने इसी तरह हेपाटाइटिस बी जिसको सीरम हेपाटाइटिस कहते हैं, हमने इसको सीरम में से डिस्कवर किया। सीरम क्या होता है कि ब्लड के अंदर अगर जो उसका प्लाज्मा है उसमें से अगर हम उसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकालते हैं तो वो सीरम आ जाता है। ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी वैक्सीन कौन सी हमारे पास मौजूद है। सेम लाइक आपके पास हेपाटाइटिस सी है। डी के बारे में जस्ट वो इसका नाम ही हमें बताया कि हेपाटाइटिस डी को डेल्टा हेपाटाइटिस का नाम भी दिया जाता है। फिर ई के बारे में उसने हमें बताया कि ये ओरोफिकल ट्रांसमिशन इसमें होती है, ओरोफिकल ट्रांसमिशन। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हेपाटाइटिस एफ एंड जी, ये अनआइडेंटिफाइड है अभी तक, ठीक है। होप्स हो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।